Hello guys, now we will discuss some important concepts regarding industrial fire safety. फायर आपको पता है कि फायर जो है ये काफ़ी जो है डिस्ट्रक्टिव होती है किसी भी इंडस्ट्री के लिए, बिल्डिंग के लिए और फैक्ट्री के लिए। तो हमें इससे जो है वो अपनी हिफाजत की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। तो अभी हम थोड़ी सी कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। इसकी हमने कुछ सेफ्टी की ट्रेनिंग वीडियोस ऑलरेडी देख ली हुई हैं। अच्छा जी, इंडस्ट्रियल फायर सेफ्टी इज़ द सेट ऑफ प्रैक्टिसेस इंटेंडेड टू रिड्यूस द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द फायर। फायर से जो डिस्ट्रक्शन होती है उसको रिड्यूस करने के लिए। अच्छा, इंडस्ट्रियल फायर सेफ्टी मेजर्स इंक्लूड दोज दैट आर इंटेंडेड टू प्रिवेंट इग्निशन ऑफ एन अनकंट्रोल्ड फायर। देखे ना, अनकंट्रोल्ड फायर, फायर की हमने स्टेजेस पढ़ी थी। इंसिपिएंट फायर होती है, उसके बाद अगली स्टेज आती है और फिर फाइनली वो एक अनकंट्रोल्ड फायर में चेंज हो जाती है जो कि बहुत डिस्ट्रक्टिव होती है। एंड दोज दैट आर यूज टू लिमिट द डेवलपमेंट एंड इफेक्ट्स ऑफ अ फायर आफ्टर इट स्टार्ट्स। अच्छा जी, इंडस्ट्रियल व्हाट इज इंडस्ट्रियल फायर सेफ्टी? इंडस्ट्रियल फायर सेफ्टी इज प्राइमरीली अ मैनेजमेंट एक्टिविटी व्हिच इज कंसर्न्ड विद रिड्यूसिंग, controlling and eliminating the fire accident from the industries or industrial units। एक तो है कि रिड्यूस करना, दूसरा कंट्रोल करना, तीसरा एलिमिनेट करना इन फायर एक्सीडेंट्स को जो इंडस्ट्रीज़ या इंडस्ट्रियल यूनिट्स में होते हैं। हमें आए दिन मीडिया के अंदर जो है ना खबरें मिलती हैं कि आग लग गई, फलानी जगह पे आग लग गई। तो उससे ज़ाहिर है बहुत सारा नुकसान होता है, जानी नुकसान भी होता है, माली नुकसान भी होता है, टाइम वेस्ट होता है, इंश्योरेंस की कॉस्ट होती है और अच्छे खासा जो है ना इसका नुकसान है। अनसेफ कंडीशंस जो है, कॉजेज़ क्या होते हैं जी? अनसेफ कंडीशंस, आप काम सेफ कंडीशंस में नहीं कर रहे। अगर आप सेफ्टी को मलहूज़ खातिर नहीं रखेंगे तो आग लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। द जॉब इटसेल्फ, जॉब ही आपकी ख़तरनाक है जिसमें आग लगने के चांस हैं। दूसरा क्या होता है, साइकोलॉजिकल कंडीशंस के जॉब तो सेफ़ है लेकिन आप साइकोलॉजिकली आप इस कंडीशन में नहीं है कि आप उसको प्रॉपर्ली जॉब को परफॉर्म करें, तो आप मिस्टेक करते हैं या कोई ब्लंडर करते हैं। तीसरा, आपकी मशीनरी या इक्विपमेंट में कोई फॉल्ट आ जाता है, शॉर्ट सर्किट या इस तरह से कुछ इस तरह से हो जाता है कि जिससे आग लग सकती है। अच्छा, अनसेफ एक्ट्स होते हैं कि आपकी जो अनसेफ एक्ट्स है, स्मोकिंग हो गया, इस तरह की जो ऐसे एक्ट्स हैं या ऐसी जगह पे स्मोकिंग जहाँ पे मना किया गया है, बोर्ड भी लगा हुआ है कि स्मोकिंग नहीं करनी, लेकिन आप फिर भी वहाँ स्मोकिंग करते हैं, लाइटर चलाते हैं, तो वो आपका अनसेफ एक्ट हो जाएगा ना। तो मिससेलेनियस कॉजेज़ भी हो सकती हैं, इनके अलावा दीगर वजूहत भी हो सकती हैं। अब इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स दैट आर ओवरलोडेड, ये देखें ये कॉमन कॉजेज हैं। जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है आपने ओवरलोडिंग की हुई है, यानी कैपेसिटी से ज़्यादा लोड डाला हुआ है। जितनी वायर की कैपेसिटी है उतना उससे ज़्यादा आपने लोड डाल दिया है, या आपने सर्किट ब्रेकर नहीं लगाए हुए प्रॉपर, वो काम नहीं सही करते। अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो वो बंद नहीं होते, जिसकी वजह से हाई करंट फ्लो करता है, हीट पैदा होती है, आग लग जाती है रात को, resulting in hot firing or connections of failed components, combustible storage areas with insufficient production। स्टोरेज एरियाज हैं उसमें ये जलने वाली चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है, तो उनको आग लग सकती है, आप वहाँ पे आपने प्रोटेक्शन नहीं की हुई। इसी तरह combustibles near equipment that generate heat, flame और spark, यानी आप ऐसी चीज़ें जिनको आग लग सकती है उनको आपने करीब रखा हुआ है, हीट के, फ्लेम या स्पार्क्स वगैरह के, कैंडल्स वगैरह एंड अदर ओपन फ्लेम्स। कैंडल्स और अदर ओपन फ्लेम्स, ठीक है। स्मोकिंग, जो सिगरेट्स है, सिगार्स है, पाइप्स हैं, लाइटर्स हैं। इक्विपमेंट दैट जनरेट हीट एंड यूटिलाइजेस कंबस्टिबल मटेरियल्स। फ्लेमेबल लिक्विड्स एंड एरोसोल्स, पेट्रोल को आग लगती है आपको पता है, ठीक है। फ्लेमेबल सॉल्वेंट्स, जिसमें रैग सोक्ड विद सॉल्वेंट प्लेस्ड इन इनक्लोज ट्रैश कैंस, ठीक है। फायर प्लेस चिमनीज नॉट प्रॉपर्ली और रेगुलरली क्लीन्ड। इलेक्ट्रिकल वायरिंग इन पुअर कंडीशंस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। बीइंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हमें पता होना चाहिए इसका। लीकिंग बैटरीज, सही है। पर्सनल इग्निशन सोर्सेज, जिसमें ये माचिस वगैरह लाइटर्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है। सिग्निफिकेंस में क्या है कि इंडस्ट्रियल फायर हैजर्ड्स कॉजेज अ ग्रेट लॉस टू बोथ द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर क्या होता है? जिसने आपको हायर किया हुआ है, जो कंपनी है, एम्प्लॉयर। और एम्प्लॉई आप हैं, यानी आपको उसने एम्प्लॉय किया हुआ है, एम्प्लॉय किया हुआ ना, आप एम्प्लॉई हैं। और एम्प्लॉयर क्या है? वो कंपनी ABC लिमिटेड, जिसमें कंपनी में आप काम कर रहे हैं। दैट्स इट्स हैविंग इंपॉर्टेंस। कॉस्ट ऑफ कंपनसेशन, जाहिर है आग लगेगी फिर इंश्योरेंस आ जाएगी, बंदा अनअवेलेबल हो जाएगा, उसकी मेडिकल की कॉस्ट आएगी, इंश्योरेंस की कॉस्ट। इक्विपमेंट डैमेज हो जाएगा तो इक्विपमेंट की इंश्योरेंस की कॉस्ट आ जाएगी, सही है। डैमेज हो जाएगा सारा कुछ। कॉस्ट ऑफ कंपनसेशन, कॉस्ट ऑफ मेडिकल एड, कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग अ न्यू वर्कर। जाहिर है अब एक बंदा अगर अनअवेलेबल हो गया तो फिर आपको नया हायर करना पड़ेगा, उसको फिर ट्रेन भी करना पड़ेगा, उस पर कॉस्ट आएगी। ऐसे तो नहीं होता रिसोर्स लाए और पहले दिन से काम करना शुरू करते हैं। आपके जो रिसोर्स होता है ना, वो ह्यूमन कैपिटल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैपिटल, ये याद रखना है आपने। जो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे होते हैं ना, वो आपका बड़ा ज़बरदस्त एसेट होते हैं।
मसलन 2 ऑर्गेनाइजेशंस है, एक तरफ सीमेंस इलेक्ट्रिक है, एक तरफ जो है वो बशीर इलेक्ट्रिक है। अब सीमेंस एक मल्टीनेशनल जर्मन कंपनी है, ठीक है, उसमें उनके पास बहुत कॉम्पिटेंट इंजीनियर्स एंड टॉपर्स, उन्होंने बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग रखे हुए हैं अपने पास, मतलब बहुत अच्छे इंजीनियर्स उन्होंने रखे हैं। और दूसरी जगह बशीर इलेक्ट्रिक है, वो उन्होंने हर मा जगह मा इकट्ठा किया हुआ है, इक्विपमेंट सेम है, इक्विपमेंट सेम है। तो कौन सी कंपनी ज़्यादा तरक्की करेगी आपके ख्याल में? सीमेंस करेगी। क्यों? व्हाट इज़ द डिफरेंस? ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैपिटल ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, ये याद रखिएगा, सही है। ह्यूमन कैपिटल तो अब ह्यूमन कैपिटल, आपने एक बंदे को ट्रेन किया, मतलब हमारी ट्रेनिंग थी, मेरी 2 साल की ट्रेनिंग हुई थी पीपीएल के अंदर, 2 साल ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है, वो स्टैंडर्ड प्रोग्राम है 2 साल का। अब 2 साल के बाद एक ट्रेनी बड़ा कुछ सीखता है, फिर उसको असिस्टेंट इंजीनियर बनाया जाता है या इंजीनियर बनाया जाता है, ठीक है। और खुदा न खास्ता अगर एक अनअवेलेबल हो जाए 2 साल की ट्रेनिंग के बाद, तो अब आपको नया हायर करना पड़ेगा। अगर आप नया हायर करते हो तो क्या वो 2 साल की ट्रेनिंग के जिसने किया गया उसके बराबर है? उसको भाई आपको दोबारा ट्रेन करना पड़ेगा, सही है। तो कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग अ न्यू वर्कर, कॉस्ट ऑफ द लॉस्ट टाइम, टाइम भी आपका उसमें ज़ाया होगा, उसमें प्रोडक्शन नहीं होगी। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, फिर हुआ कैसे, ये कैसे, उसकी रिपोर्टें बनती हैं, फिर भाई ये वाकया कैसे हुआ, हादसा कैसे हो गया, उस पर कॉस्ट लगती है। फिर कॉस्ट ऑफ सुपरविजन एंड इंस्पेक्शंस, फिर कॉस्ट टू द गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। तो देखें कितनी सारी इस फायर की वजह से ये चीज़ें आपको आपके गले पड़ जाएंगी, ठीक है। तो इससे बचना में ही बेहतरी है। कॉस्ट ऑफ स्पिलेज ऑफ मटेरियल्स, कॉस्ट ऑफ डैमेज ऑफ मशीनरी, कॉस्ट ऑफ द वेजेस पेबल ड्यूरिंग द इंजरी, कॉस्ट ऑफ लॉस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस, आपकी मार्केट रेपुटेशन गिर जाती है। अगर आपके पास अनसेफ काम हो रहा है, अगर आग शाग लग जाए आपकी लोकल किसी फैक्ट्री में ना, आपकी मार्केट में रेप्यूट होती है, वो भी एक आपका एसेट होता है, उसके भी भाई ठीक ठाक उसकी जिसको कहते हैं ना वैल्यू होती है। तो वो आपकी रेप्यूट खत्म हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ लॉस टू द वर्कर्स एंड हिज फैमिली। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडस्ट्रियल फायर सेफ्टी फिर क्या होते हैं? टू प्रिवेंट द फायर एक्सीडेंट्स इन द प्लांट बाय रिड्यूसिंग द फायर हैजर्ड टू अ मिनिमम, टू एलिमिनेट द फायर एक्सीडेंट caused work stoppage and lost production, to achieve lower workmen's compensation insurance rates and reduce all other direct and indirect costs of fire accident। अब हम मुझे अच्छी तरह याद है, इंश्योरेंस वाले आए हुए थे तो मैं करवा रहा था उनको विजिट ना प्लांट पे। मैंने मेरे बॉस ने कहा था कि इनको अच्छी तरह एक्सप्लेन करो, क्योंकि अगर वो उसको ये लगेगा ना कि ये प्लांट में खतरा है बहुत है, अगर सेफ नहीं है प्लांट, तो इंश्योरेंस के रेट बढ़ जाएंगे, वो महंगी इंश्योरेंस आपके करके देंगे। और अगर उनको होगा कि भाई प्लांट बहुत सिक्योर है, बड़ा ज़बरदस्त है हर चीज़ से, तो उसके ज़ाहिर इंश्योरेंस के रेट गिर जाएंगे, वो सस्ती इंश्योरेंस हो जाएगी आपकी। बात समझ आई? इंश्योरेंस के रेट बढ़ जाते हैं अगर आपके जो फायर रिस्क बहुत ज़्यादा है, रिस्क ज़्यादा होगा, रेट भी बढ़ जाएगा इंश्योरेंस का। To prevent the loss of life, permanent disability, and the loss of income worker by eliminating causes of fire accidents, to evaluate the employees' confidence by promoting safe workplace and good working condition, to educate all members of the organization in continuous state of safety mindless, and to make supervision competent and intensely safety minded। अब मेजर्स टू इंश्योर इंडस्ट्रियल फायर सेफ्टी, इसमें फायर सेफ्टी पॉलिसी होती है, एक फायर सेफ्टी कमेटी होती है, ठीक है, फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग है, और फायर सेफ्टी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है। ये सारी चीज़ें जो है फिर ये इम्प्लीमेंट होती हैं इंडस्ट्री के अंदर, इसको कंट्रोल करने के लिए, फायर के जो ख़तरात होते हैं इसको एड्रेस करने के लिए। तो 4 ईज़ ऑफ फायर सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द 4 ईज़ ऑफ फायर सेफ्टी? सबसे पहले आता है इंजीनियरिंग, दैट इज सेफ्टी एट द डिज़ाइन इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन स्टेट। कि आप अपना प्लांट ही इस तरह का इंजीनियर करो, डिज़ाइन ही ऐसा करो कि आग के कम से कम चांस हो, सही है। इसको हम कहेंगे इंजीनियरिंग स्टेज। एजुकेशन क्या करें? एम्प्लॉयज़ को एजुकेट करो कि भाई ए नहीं करना तुसी। एजुकेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ इन फायर सेफ्टी प्रैक्टिसेस। तीसरी क्या चीज़ है? एनलिस्टमेंट, दैट इज इट कंसर्न्स द एटीट्यूड ऑफ द एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट टुवर्ड्स द प्रोग्राम एंड इट्स पर्पस। यानी उनका एटीट्यूड मैनेजमेंट, के उनका एटीट्यूड सही हो, ठीक है। चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन अगर एटीट्यूड ही नहीं है सीरियस, तो फिर वो भी एक मसला है, ठीक है। This necessarily arouse the interest of employees in fire accident prevention and safety consciousness. Fourth is encouragement to enforce adherence to fire safety rules and practices. अच्छा जी, उसके बाद सेफ्टी इंस्पेक्शन प्रोसीजर्स आ जाते हैं, जिसमें सेफ्टी ऑडिट होता है। ऑडिट क्या चीज़ होती है? ऑडिट होता है कि चेक करना चीज़ का, मसलन आपने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं। ऑडिट एक एक्सटर्नल होता है, एक इंटरनल होता है। इंटरनल ऑडिट क्या होता है कि आपका अपना ही कोई दूसरा डिपार्टमेंट आपके डिपार्टमेंट को चेक करता है कि भाई ये प्रोसीजर बनाया है, ये ऐसे होना है, ये ऐसे होना है, ये ऐसे होना है। वो आके चेक करता है, हाँ जी उस तरह हो रहा है काम, हाँ जी उस तरह हो रहा है। अगर उस तरह ना हो रहा हो तो क्या देते हैं? NC, नॉन कन्फॉर्मेंस। क्या देते हैं?
एनसी, और उसमें फिर दो तरह की होती है, मेजर एनसी, माइनर एनसी। मेजर एनसी इज अलार्मिंग, तो काम ही नहीं करते सही, समझ रहे बात को। अब जैसे आपका एक यहाँ यूनिवर्सिटी का भी एक प्रोसीजर होगा ना कि भाई ऐसे कोर्स रजिस्टर होगा, ये प्रोसीजर्स होंगे, ये प्री रैक होगा तो ये होगा, आप समझ रहे हैं, आपकी पूरी एक डिग्री, एक हर चीज़ का प्रोसीजर होता है ना, रूल्स होते हैं। तो क्या रूल सही तरह फॉलो हो रहे हैं, इस चीज़ को कैसे इंश्योर किया जाएगा, उसका चेकिंग करवा के, उस चेकिंग को कहते हैं ऑडिट। क्या बोलते हैं? ऑडिट। एक होता है इंटरनल ऑडिट इंडस्ट्री में, एक होता है एक्सटर्नल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट में हमारा अपना ही डिपार्टमेंट, जैसे हमारी हेड ऑफिस से टीम आती थी, हमारे प्लांट का सारा ऑडिट करती थी, या सुई प्लांट के आगे हमारे कनकोट के प्लांट का चेक कर रहे हैं, उसका ऑडिट कर रहे हैं, फिर अपनी रिपोर्ट जमा कराते हैं, वो होता है इंटरनल ऑडिट। उसमें क्या होता है कि पहली तैयारी हो जाती है कि अगर कोई मसला है तो वो ठीक हम कर लेते हैं। फिर उसके बाद आता है एक्सटर्नल ऑडिट, यानी कि बाहर की कोई एजेंसी जिसने हमें रेटिंग देनी है, QMS की रेटिंग देनी है, ISO की रेटिंग देनी है, 9001 समथिंग, इस तरह से जो ISO की रेटिंग होती है वगैरह, देखा नहीं अपनी इंडस्ट्री के साथ लिखा था ISO 9001, QMS, इस तरह क्यू 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 ओ ओशा करके, वो सर्टिफिकेशन, सर्टिफाइड, यानी सर्टिफिकेट हो गए भाई, उससे उससे जो है ना आपके शेयर्स में भी इजाफा होता है, जाहिर सी बात है, आपकी जो रैंकिंग होता है उसमें इजाफा होता है कि भाई ये सर्टिफाइड है। सर्टिफाइड का मतलब ये है कि यहाँ पे एज पर स्टैंडर्ड्स काम होता है। तो सेफ्टी ऑडिट होते हैं। सेफ्टी ऑडिट सब्जेक्ट्स ईच एरिया ऑफ द कंपनीज एक्टिविटी टू अ सिस्टमैटिक क्रिटिकल एग्जामिनेशन विद द ऑब्जेक्ट ऑफ मिनिमाइजिंग द लॉस। सेफ्टी सर्वेज होते हैं। सेफ्टी सर्वेज अ डिटेल एग्जामिनेशन इन डेप्थ ऑफ अ नैरोअर फील्ड ऑफ एक्टिविटी। सेफ्टी इंस्पेक्शन होती है, रूटीन शेड्यूल इंस्पेक्शन ऑफ अ यूनिट और अ डिपार्टमेंट विच मे बी कैरिड विद इन द यूनिट, पॉसिबली अकम्पनीड बाय द फायर सेफ्टी एडवाइजर। अब देखें फायर एक्सटिंग्विशिंग, ये जो इंडस्ट्रियल फायर सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं जी, इसमें आप देखें ये फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, साथ में ये मोबाइल फायर एक्सटिंग्विशर है जिसको आप पहियों के साथ लेके जा सकते हो, उसको धक्का लगा के, ठीक है। और फायर अलार्म पैनल्स होते हैं जिसमें स्मोक डिटेक्शन सिस्टम्स वगैरह लगे होते हैं, सही है। इंडस्ट्री में ये कंपलसरी होती हैं। बिल्डिंग के अंदर लगा होता है फायर स्मोक, और हमारे पास प्लांट पे लगा होता था फायर एंड गैस, उसको हम कहते थे FNG। जो प्लांट पे होता था, हमारे गैस प्लांट था ना हमारा, उसमें गैस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उसको उसका काम होता है, वो जो एक मरतबा फायर लगनी है ना ज़िंदगी में, उससे बचाना है इसने। बेसिकली वो डिटेक्शन सिस्टम होता है, बता देता है कि फायर लग गई है। एक होता है डिटेक्शन, एक होता है एक्चुएशन। एक्चुएशन का मतलब ये है कि खुद ब खुद सोलेनोइड बेस एक्चुअल स्विच लगे हैं, वो फिर वो स्प्रिंकल करने शुरू हो जाते हैं, उसमें से वो रिलीज़ हो जाती है ऑटो पे। ऐसा हमारे पास नहीं था, डिटेक्शन थी सिर्फ। मुख्तलिफ टाइप के डिटेक्टर्स थे, पॉइंट टाइप डिटेक्टर थे, ट्रांसमीटर रिसीवर टाइप डिटेक्टर्स थे, फ्लेम डिटेक्टर्स थे, जो कि आग की डिटेक्शन के लिए लगे होते हैं। और बिल्डिंग्स में क्या होता है, फायर एंड स्मोक डिटेक्शन सिस्टम, कि बिल्डिंग के अंदर अगर आग लग जाए तो उससे धुआं निकलता है ना, तो वो जो आपके देखा नहीं, मैंने आपको वीडियो दिखाई थी एक, जिसमें वो एड्रेसेबल और नॉन एड्रेसेबल, एड्रेसेबल महंगे होते हैं, उसमें बाइनरी एड्रेस होता है, सही है। अच्छा जी, फायर अलार्म पैनल, ये वो है। फायर डैम्पर, ये भी मैंने आपको वीडियो दिखाई हुई है, जिसमें वो डैम्पर होता है, वो क्लोज हो जाता है ताकि स्प्रेड ना करे आगे फायर। ये सारी चीज़ें आपको भाई इनकी एनिमेशन दिखाई हुई हैं। अच्छा आगे चलते हैं जी, फायर अलार्म एक्सेसरीज, ये देखें याद आया कुछ, ये फायर अलार्म एक्सेसरीज इंक्लूडिंग स्मोक डिटेक्टर्स, एडुकेट वाटर सप्लाई एंड एसोसिएट एक्सेसरीज लाइक डिवाइडिंग ब्रीचेस। तो पानी की सप्लाई, अगर आपने पानी से कोई आग बुझानी है तो वो आपके पास, हमारे पास पूरा एक रिंग मेन सिस्टम होता था, पानी का पूरा पाइप था एक प्लांट पे ना, नीचे अंडरग्राउंड बिछा हुआ था, जो हर वक्त प्रेशराइज रहती थी वो रिंग, उसका प्रेशर हर वक्त, यानी उसमें हर वक्त पानी है। फिर एक फायर वाटर टैंक होता था बहुत बड़ा, आई थिंक 90 मीटर्स का, तो वो दूर से नज़र आता था, इतना बड़ा टैंक होता था, उसमें वो पानी था सारा, कि खुदा ना खास्ता कहीं आग लग जाए तो पानी का ज़ख़ीरा हो हमारे पास, कि जिससे हम आग को बुझा सकें। भाई इसकी पूरी डिज़ाइन है, इसका पूरी इंजीनियरिंग है, पूरा डिज़ाइन होता है फायर से, कितना पाइप बिछाना है, कितने कितना उसका रखना है डाया, और कितना उसकी लेंथ रखनी है, टैंक कितना साइज़ रखना है, कितने गैलन्स आपको पानी चाहिए इन केस ऑफ फायर, कितनी हीट प्रोड्यूस हो गई, उस हीट को ख़त्म करने के लिए कितना पानी चाहिए होगा। फिर उसमें पंपिंग सिस्टम होते हैं, जॉकी पंप्स आते हैं। जॉकी पंप ये होता है जो हर वक्त चलता रहता है, पंप हर वक्त वो चलता रहता है, उस क्योंकि इसने रिंग को प्रेशराइज रखना है ना, हर वक्त चलता रहेगा। फिर डीजल पंप होते थे, वो बैकअप थे हमारे पास, कि अगर जॉकी पंप किसी वजह से नाकाम हो जाता है, या फॉर एग्जांपल नाकाम इस तरह के, प्रेशर ड्रॉप हो गया, अब यूज़ कर रहे हो, आगे कंजम्पशन ज़्यादा हो गई है, ठीक है, तो प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा ना, तो जॉकी पंप एक स्टैंड पर फिर दोनों चल जाएंगे जॉकी पंप। अगर उनसे भी प्रेशर मीट नहीं हो रहा, फिर डीजल वाले पंप आते थे, वो बैकअप होते थे, तो उसमें भी दो लगे होते थे, पहले एक चलता है, फिर अगर उससे भी नहीं हो फिर दूसरा चलेगा, सही है। और मकसद क्या होगा, उससे रिंग का जो प्रेशर है पानी वाली, उसको मेंटेन रखना उस रिंग को, सही है। जब ताकि आग लगी होगी, आपने पानी बहुत तेज से उसमें गिराना है ना, तो उससे पीछे प्रेशर ड्रॉप कर जाएगा ना पाइप का, सही है।
तो ये देखें, ये आपके सामने शो भी कर रहा है। ये जो आप पीछे हाइड्रेंट, फायर हाइड्रेंट है ना, ये कनेक्ट किसके साथ है, नीचे रिंग सिस्टम, रिंग है, पूरी पाइप है जिसमें क्या है, पानी फ्लो कर रहा है उसमें। और एस्केप शूट्स, ये भी वीडियो आपको दिखाई थी, हाई राइज बिल्डिंग के अंदर अगर आपने नीचे आना है और कोई 21वें फ्लोर पे हो तो आप उसमें आ जाओगे, उसके अंदर यूं कुप करके नीचे हैं, वो देखी थी ना हमने वीडियो जिसमें वो आ जाते हैं नीचे। तो ये एस्केप शूट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें हम पहले देख चुके हैं। ये जनाब इसके पीपीईज हैं जो इसमें यूज़ होते हैं, सेफ्टी साइंस और इसकी जो फायर से प्रोटेक्शन से रिलेटेड सेफ्टीज है। तो कंक्लूजन क्या है जी, ओवर टाइम एंड इंक्रीज्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैनी फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द रिस्क ऑफ अ फायर हैज लेड टू द पॉजिटिव developments in the fire protection of the industrial structures, improvements in the public fire protection systems and services, as well as increased use of private active or passive systems through fire protection and loss control engineering has meant an overall decrease in the cost of industrial fire hazards. A discussion of the factors affecting insurance premium. तो फायर ट्रायंगल का भी आपको पता है ना, फायर ट्रायंगल क्या होती है, कि जिसमें एक तरफ फ्यूल होता है, एक तरफ ऑक्सीजन होती है, तीसरा सोर्स होता है। फिर उसको जो है वो आप अगर एक चीज़ को भी हटा देंगे तो आपकी फायर एक्सटिंग्विश हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।